हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। आज हम इसका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, इससे आपको एनसीईआरटी कंप्लीट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर से टोटल 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अगर सिक्योर करना है तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। यहाँ पे आपको चैप्टर का ओवरव्यू दिख जाएगा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है और इस चैप्टर में मेनली क्या है, मेनली आपको पढ़ना है दो नेशंस के बारे में। पहला नेशन आपका है बेल्जियम और दूसरा नेशन है यहाँ पे आपका श्रीलंका। इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है और हमें देखना है कि कैसे पावर शेयर हुआ है यहाँ पे और पावर शेयरिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो पहला टॉपिक आपके बुक में दिया है क्या, बेल्जियम एंड श्रीलंका, मतलब कि बेल्जियम के बारे में थोड़ा जानते हैं और श्रीलंका के बारे में थोड़ा जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अगर देखें बेल्जियम की कहानी, तो बेल्जियम में क्या है। तो बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और बहुत ही छोटा सा कंट्री है। बेल्जियम का जो एरिया है वो क्या है, अपने हरियाणा से भी क्या है, छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर्ड विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। जो आपका बेल्जियम है वो कुछ नेशन से बॉर्डर्ड है, मतलब कि उसके बॉर्डर पे कई नेशन है। कौन कौन से नेशन आते हैं, कौन कौन से नेशन से इसका बॉर्डर टच होता है। तो पहला नेशन आपका क्या है, पहला नेशन आपका है फ्रांस से टच होता है। दूसरा यहाँ पे आपको दिखेगा किससे, नीदरलैंड से टच होता है। तीसरा आपका यहाँ पे जर्मनी से टच होता है और यहाँ पे लग्जमबर्ग से टच होता है। ये क्या है, बेल्जियम के बॉर्डर से यहाँ पे टच होते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो आता है हमारा क्या, इट हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। जो बेल्जियम में पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि आप हरियाणा से पॉपुलेशन के कितना मांग सकते हैं, हरियाणा का जो पॉपुलेशन है उसके हाफ आप मान सकते हैं। मतलब कि हरियाणा से आधा, हरियाणा का जो पॉपुलेशन है उसका आधा कहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे बेल्जियम में रह रहा है। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं हरियाणा से, क्योंकि आपके बुक में किससे कंपेयर किया गया, हरियाणा से। तो पॉपुलेशन की बात किया जाए तो हरियाणा से क्या है, हाफ है। और यहाँ पे हमें अभी किसकी बात किया है, एरिया का बात किया है। तो हरियाणा का जो एरिया है उससे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे कम है एरिया के बारे में बात किया जाए तो। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं। तो आगे क्या दिया है यहाँ पे, एथनिक कंपोजिशन। किसके बारे में, एथनिक कंपोजिशन। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि इस एथनिक का मतलब क्या होता है। तो आइए नीचे आपके बुक में दिया हुआ है एथनिक का मतलब क्या है। तो एथनिक का मतलब यहाँ पे समझिएगा, a social division based on the shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of the similarities of physical type, culture, or both. They are need not always have nationality. तो एथनिक का मतलब सिंपल सा समझिए यहाँ पे क्या, ये एक सोशल डिवीज़न है जो कि कल्चर पे बेस है। किस पे बेस है, सोशल कल्चर पे, या फिर आप बोल सकते हैं शेयर्ड कल्चर पे बेस है आपका ये एक एथनिक वर्ड। एथनिक का मतलब होता है डिवीजन, किसके बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे। पीपल जो है वह क्या, सेम एथनिक ग्रुप के होते हैं, मतलब कि उनके पास क्या है, कॉमन डिसेंट, मतलब कि उनका जो हिस्ट्री है वो क्या है, कॉमन रहा है। तो उससे हम बोल सकते हैं सेम एथनिक। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो अगर हमारा जो हिंदू का हिस्ट्री है वो क्या है, सेम रहा है। मतलब कि जो हिंदू आपका लैंग्वेज या आप बोल सकते हैं हिंदू रिलीजन है। हिंदू रिलीजन क्या है, यहाँ पे एथनिक रिलीजन है, क्योंकि हिंदू क्या है आपका एकदम हिस्ट्री अपना दिखाते हुए आ रहा है। बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल, क्योंकि इसमें आपको सिमिलरिटी दिखता है, किसका, फिजिकल का भी दिखता है, कल्चर का भी दिखता है। मतलब कि फिजिकली लोग थोड़ा आपको सिमिलर दिखते हैं और कल्चर भी उनका क्या होता है, एक ही जैसे कल्चर होता है। इन ऐसे कल्चर को हम क्या बोल देते हैं, एथनिक बोल देते हैं। थोड़ा सा क्या टर्म है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आप इसको लिख के आते हैं तो फुल मार्क्स मिलेगा। अब बात करें आगे की, एथनिक समझ में आ गया। एथनिक सिंपल मतलब समझिएगा, ये एथनिक का मतलब एक सोशल डिवीजन जो कि कल्चर के बेसिस पे है। समझ में आ गया, कल्चर के बेसिस पे सोशल डिवीजन है। क्या बात किया जा रहा है यहाँ पे,
द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। जो बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है बहुत ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि आसान नहीं है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% lives in a Flemish region and speak Dutch language. Another 40% of the people lives in Wallonia region and speak French language. Remaining 1% of the Belgians speak German. अब बात करें यहाँ पे किसकी, एथनिक कंपोजिशन की। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन बताइए, तो आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर के आप डायरेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, बेल्जियम का स्टेट का पूछेगा तो यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद अगर आपको कैपिटल का पूछे तो यहाँ से लिखना है। पहले देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो पूरा जो बेल्जियम का पॉपुलेशन है, टोटल कंट्री का पॉपुलेशन है, उससे कंपेयर किया जाए तो टोटल पॉपुलेशन में जो आपका 59% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहता है, फ्लेमिश रीजन में रहता है। फ्लेमिश रीजन अभी आपको नीचे दिखा देंगे मैप में। 59% आपका फ्लेमिश रीजन में रहता है। और जो फ्लेमिश रीजन में रहने वाले 59% लोग हैं वो डच बोलते हैं। कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, डच बोलते हैं। और जो 40% लोग बचे वो कहाँ पे रहते हैं, वो आपके वलोनिया में रहते हैं। वलोनिया पे आपको मैप में दिख जाएगा, वलोनिया रीजन में रहते हैं। और ये कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, ये यहाँ पे आपका फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सा लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। और जो 1% पॉपुलेशन जो बच रहा है वो जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज है, यानी कि वो जर्मनी के लोग रहते हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। अब बात करें, समझ में आ गया आपको यहाँ पे कैपिटल सिटी यानी कि बेल्जियम का समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ब्रसेल्स का, यानी कि उसका कैपिटल। बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रसेल्स है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है ना टोटली उल्टा है। हमने कैपिटल में क्या देखा कि जो आपका मेजॉरिटी में है वो कौन सा है, मेजॉरिटी में आपका यहाँ पे डच है, माइनॉरिटी में यहाँ पे फ्रेंच है। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे, कैपिटल में आएंगे, ब्रसेल्स में आएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो मेजॉरिटी यानी कि 80% जो लोग हैं वो कैसे हैं, फ्रेंच स्पीकिंग हैं। और 20% जो लोग हैं वो कैसे हैं, डच स्पीकिंग है। मतलब कि टोटली उल्टा चल रहा है कैपिटल से यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, बेल्जियम के बारे में जाना। ये समरी देखते हैं यहाँ तक। जो बेल्जियम आपका क्या है, एक छोटा सा कंट्री है हमारे यूरोप में, जिसका एरिया हमारे हरियाणा से क्या है, कम है। ये बॉर्डर्ड है किस किस नेशन से, फ्रांस से हो गया, नीदरलैंड से हो गया, जर्मनी से हो गया यहाँ पे, और लग्जमबर्ग से। इसका जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा के पॉपुलेशन से क्या है, कम है। लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन मान सकते हैं, या फिर 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। जो इसका एथनिक कंपोजिशन में उसमें बात करें तो टोटल कंट्री की बात किया जाए तो 59% जो पॉपुलेशन है वो वॉलोनिया फ्लेमिश रीजन में रहता है जो कि डच बोलता है। और जो 40% ऑफ पॉपुलेशन है वो वॉलोनिया रीजन में रहता है जो कि फ्रेंच बोलता है। 1% जो बचा है वो जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी यहाँ पे रहते हैं। अब बात किया जाए हम कहाँ पे बात करें, कैपिटल में बात करें, कैपिटल सिटी में, तो यहाँ पे जो आपका 80% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहता है, फ्रेंच स्पीकिंग रहता है। और जो 20% है वो डच स्पीकिंग, यानी कि जो आपका कैपिटल है वो यहाँ पे सेंट्रल से क्या है, टोटली यहाँ पे उल्टा चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, टोटली उल्टा है। अब बात किया जाए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ की। पहला पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट था, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट की बात किया जाए, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। यानी कि बात किया जा रहा है जो माइनॉरिटी में यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कैपिटल है, कैपिटल यानी ब्रसेल्स में, वहाँ पे 20% का है डच स्पीकिंग, यानी कि माइनॉरिटी में यहाँ पे डच है और मेजॉरिटी में फ्रेंच है। तो यहाँ पे अगर हम कैपिटल में बात किया जाए, किसमें, कैपिटल सिटी सॉरी सेंटर में बात किया जाए, यानी कि बेल्जियम में बात किया जाए, तो बेल्जियम में क्या दिखेगा आपको, बेल्जियम में आपको दिख रहा है कि जो फ्रेंच यानी माइनॉरिटी में जो आपका फ्रेंच रह रहा है वो कम्युनिटी कैसा है, फ्रेंच कम्युनिटी आपका यहाँ पे रिच है और पावरफुल है। दिस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग। ये किससे रिजेंट किया गया है, ये यहाँ पे रिजेंट किया गया है डच वालों से। Who got benefit of economic development and education much later। समझ में आ गया। आइए पहले हम इसको देखते हैं किसकी बात चल रही है। हमारा यहाँ पे पहले मैप देख लीजिए। टोटल किसका मैप है, यहाँ पे ये मैप है आपका यहाँ पे बेल्जियम का। किसका मैप है, बेल्जियम का। बेल्जियम में मैंने बताया कि टोटल सेंटर में अगर आप देखेंगे, सेंट्रल यानी कि टोटल बेल्जियम में देखेंगे तो बेल्जियम में कितने कम्युनिटी है, 3 कम्युनिटी है। पहला क्या है,
पहला कम्युनिटी यहाँ पे आपका है डच स्पीकिंग, जो कि यहाँ पे फ्लेमिश रीजन में रहता है। दूसरा कम्युनिटी यहाँ पे है फ्रेंच स्पीकिंग, जो कि यहाँ पे किस रीजन में रहता है, फ्रेंच स्पीकिंग आपका रहता है यहाँ पे किस में, वलोनिया रीजन में रहता है। और तीसरा आपका है जर्मन स्पीकिंग, जो कि 1% इधर रहता है। फिर बात किया जाए कैपिटल यानी ब्रजल्स की, तो ये जो ब्रजल्स है इसमें जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो कितने हैं और जो डच स्पीकिंग है वो कितने हैं। तो यहाँ पे आपने देखा अभी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो किस में है, फ्रेंच आपका यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी में है। और यहाँ पे जो आपका डच है वो क्या है, माइनॉरिटी में, मतलब कि ये 80% है या 20% है। समझ में आ गया। और हम किसकी बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में, हम बात कर रहे हैं इसी ब्रजल्स की, किसकी बात कर रहे हैं, ब्रजल्स की बात कर रहे हैं। तो आइए, जो आपका ब्राज़ील्स है ना उसमें माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी है यहाँ पे, जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिलेटिवली क्या है, रिच है और पावरफुल है। वैसे तो आप देख रहे हैं कि ब्राज़ील्स में क्या है, फ्रेंच यहाँ पे मेजॉरिटी में है। लेकिन आप आगे पढ़ेंगे तो देखिएगा जो फ्रेंच है वो क्या है, रिच भी है और मेजॉरिटी है और पावरफुल है। और जो डच स्पीकिंग है ना वो ये बेनिफिट कब लेते हैं, लेटर लेते हैं, यानी कई दिनों बाद उनको क्या मिलता है, कई सालों बाद उनको ये बेनिफिट मिलता है। किसका बेनिफिट, रिच होने का और पावरफुल होने का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एजुकेशन का। ये सब उनको कब मिलता है, डच वालों को, डच वालों को मिलता है लेट में, यानी कि थोड़ा सा बाद में मिलता है। टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी during 1950s and 60s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels was presented. बात किया जाए यहाँ पे तो सिंपल सा ये देखते हैं नीचे क्या बात किया गया है। नीचे यहाँ पे हमने बात किया है जो मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो क्या है, रिच है और यहाँ पे पावरफुल है। ये किससे रिजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे रिजेंट छोड़िए, आप पहले आइए। आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि यहाँ पे माइनॉरिटी होगा कि मेजॉरिटी होगा। अभी के लिए अगर इसको आप हटा देते हैं, इस वर्ड को आप हटा देते हैं, तो आपको क्या दिखेगा कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है ना, कौन, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो क्या है, रिच है और पावरफुल है। लेकिन जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का जो यहाँ पे बेनिफिट है वो कब मिलता है, लेटर, यानी थोड़ी देर बाद मिलता है, यानी फ्रेंच के बाद मिलता है। पहले कौन लेता है, फ्रेंच लेता है, उसके बाद लेता है आपका कौन, डच लेता है। दिस लेड, इसके कारण क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो बेल्जियम है उसमें क्या होता है, टेंशन्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं डच के बीच में और यहाँ पे फ्रेंच के बीच में। कब कब बढ़ते हैं टेंशन, 1950 और 60s के टाइम पे क्या होता है, टेंशन्स बढ़ जाते हैं फ्रेंच और डच के बीच में। जो टेंशन है इन दोनों कम्युनिटी के बीच में वो क्या है, ब्राज़ील्स में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं ब्राज़ील्स में फ्रेंच क्या है, मेजॉरिटी है, डच यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी है। आपने यहीं पे देखा है कि जो फ्रेंच है वो क्या है, यहाँ पे माइनॉरिटी है, सॉरी फ्रेंच यहाँ पे मेजॉरिटी है और डच यहाँ पे माइनॉरिटी है। ब्राज़ील्स में अभी आपने देखा वही बात किया जा रहा है, जो यहाँ पे टेंशन्स है फ्रेंच और डच के बीच में, ब्राज़ील्स में क्या है, सबसे ज़्यादा है। ब्राज़ील्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। जो ब्राज़ील्स है उसमें क्या हो रहा है, स्पेशल प्रॉब्लम आ रहा है कि जो डच है वो क्या है, मेजॉरिटी है पूरे कंट्री में, लेकिन माइनॉरिटी है कहाँ पे, कैपिटल, यानी कि ब्राज़ील्स में क्या है, माइनॉरिटी है और पूरे कंट्री में मेजॉरिटी, यानी कि 59% है आपका कहाँ पे, बेल्जियम में है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बात करते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू सिचुएशन इन अनदर कंट्री, श्रीलंका। अभी तक किसकी बात चल रही थी, अभी तक हम बात कर रहे थे बेल्जियम का, तो सिंपली कुछ भी बात नहीं किया गया है, यही बात किया गया है। यहाँ से बात करें हम, यही बताया गया है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो क्या है, रिच भी है, पावरफुल भी है, और जो बेनिफिट्स है रिच और पावरफुल एजुकेशन का ना, वो फ्रेंच को पहले मिल जाता है, जबकि डच को एजुकेशन का और डेवलपमेंट का बेनिफिट बाद में मिलता है। इसी के कारण जो है आपका बेल्जियम में टेंशन्स बढ़ जाते हैं फ्रेंच और डच कम्युनिटी के बीच, और ये टेंशन सबसे ज़्यादा होते हैं कहाँ पे, ब्राज़ील्स में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो आपका डिफरेंसेस है फ्रेंच और डच के बीच में वो और ज़्यादा है, क्योंकि आप देखते हैं कि फ्रेंच क्या है, मेजॉरिटी 80% में है और डच क्या है,
माइनॉरिटी 20% में है। इसीलिए क्या होता है, ब्रजल्स में टेंशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा जो डच स्पीकिंग है वो कहाँ पे मेजॉरिटी है। पूरे सेंटर में क्या है, मेजॉरिटी है, लेकिन कैपिटल में क्या है, माइनॉरिटी है। यही तक पूरा आपने यहाँ पे बेल्जियम का कहानी देखा। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे यहाँ पे श्रीलंका का कहानी। उम्मीद करता हूँ कि बेल्जियम वाला क्लियर होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे अब श्रीलंका पे। अगर हम श्रीलंका से कंपेयर करते हैं बेल्जियम को, तो श्रीलंका में आपको एक सिचुएशन दिखाई देगा। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ साउदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, मतलब कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। श्रीलंका हमारे तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। श्रीलंका में 2 करोड़ की आबादी रहती है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जैसे कि आपका हरियाणा में होता है। Like other nations in the South Asia region, श्रीलंका has the diverse population। साउथ एशिया मतलब साउथ एशिया में आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ जाएंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आप देखेंगे ना, जो श्रीलंका है उसमें डाइवर्स पॉपुलेशन है, मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग वहाँ पे रहते हैं, मतलब कि अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आप साउथ एशिया में देखेंगे तो डाइवर्स पॉपुलेशन वाला एरिया कौन सा है, श्रीलंका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो मेजर सोशल एथनिक कंपोजिशन है श्रीलंका का, उसको हम देख लेते हैं। एथनिक कंपोजिशन हमने बेल्जियम और ब्राज़ील्स का देखा अभी, अब हम श्रीलंका की भी बात करते हैं। जो मेजर सोशल ग्रुप्स है श्रीलंका में, वो पहला कौन है, सिन्हाला स्पीकर। कौन है, सिन्हाला स्पीकर है। सिन्हाला स्पीकर कितना परसेंट है, 74% सिन्हाला स्पीकर यहाँ पे है आपका श्रीलंका में। और तमिल स्पीकर भी है। तमिल स्पीकर कितना है, तमिल स्पीकर यहाँ पे 18% यहाँ पे तमिल स्पीकर हैं। और तमिल स्पीकर में भी आपको 2 ग्रुप दिखेगा। पहला ग्रुप होगा कौन सा, नेटिव तमिल्स, और दूसरा होगा यहाँ पे आपका इंडियन तमिल्स। तो नेटिव तमिल्स कौन है, नेटिव तमिल्स वो तमिल्स है जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, श्रीलंका के रहने वाले हैं। और जो यहाँ पे नेटिव तमिल्स है वो 13% है। और जो बचे हुए तमिल्स है वो कौन से तमिल्स है, इंडियन तमिल्स है। कौन से तमिल्स, इंडियन तमिल्स है, क्योंकि उनके जो 4 फादर हैं वो ब्रिटिशर्स यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया से श्रीलंका ले गया होता है। 4 फादर मतलब उनके परदादा। समझ में आ गया। हमने अभी तक क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा किसके बारे में, श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के बारे में। हमको पता चला कि श्रीलंका में डाइवर्स कंट्री है। कहाँ पे, साउथ एशिया में। श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर रहते हैं 74%। हम अलग से ही बता देते हैं आपको, यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए सिन्हाला के बाद, सॉरी श्रीलंका में। जो आपका श्रीलंका है ना, श्रीलंका में आपका कौन है, पहला आपका है सिन्हाला स्पीकर। कौन स्पीकर, सिन्हाला स्पीकर। अगर हम यहाँ पे श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन में यहाँ पे जो आपका सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे 74% दिखाई देंगे आपको। और जो तमिल ग्रुप है वो यहाँ पे 18% दिखाई देगा। कितना परसेंट, 18%। इस 18% में 2 तमिल ग्रुप डिवाइडेड हैं। पहला तमिल ग्रुप कौन सा है, नेटिव तमिल है। दूसरा यहाँ पे आपका कौन सा है, इंडियन तमिल्स है। नेटिव तमिल्स और इंडियन तमिल्स, नेटिव तमिल्स टोटली यहाँ पे 13% है और इंडियन तमिल्स यहाँ पे 15% है। अब नेटिव तमिल का मतलब क्या हुआ, नेटिव तमिल का मतलब हो गया ऐसे तमिल्स जिनके
परदादा जो है ना वो कहाँ पे रहते हैं, वो श्रीलंका में ही रहते हैं, मतलब उनका बर्थ प्लेस कहाँ पे है, श्रीलंका में है। इंडियन तमिल्स की बात करें कि ऐसे तमिल्स हैं जो कि प्लांटेशन वर्कर के तौर पे, जिनके पिता या फिर परदादा प्लांटेशन वर्कर के तौर पे ब्रिटिशर्स के द्वारा यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा श्रीलंका में ले जाए गए थे और वहीं पे वो क्या हो गए, सेटल हो गए। ऐसे तमिल्स को हम क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल्स बोलते हैं। नेटिव तमिल्स मतलब कि वहीं पे उनका बर्थ हुआ हो, और इंडियन तमिल मतलब कि इंडिया से ले जाए गए तमिल्स को हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं। समझ में आ गए यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अब आगे बात किया जाए, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंकन तमिल्स है वो श्रीलंका के नॉर्थ में और ईस्ट में क्या है, स्थित है, यानी लोकेटेड है किस में, नॉर्थ में और ईस्ट में। समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अगला। तो जो मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकर्स पीपल्स आर बुद्धिस्ट, यानी कि जितने भी सिंहाला स्पीकर्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा सिंहाला स्पीकर जो है ना वो कैसे हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, यानी कि बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम, और जो तमिल्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो हिंदूज़ है या फिर मुस्लिम्स हैं। देर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंहाला। जो यहाँ पे बचे हुए पॉपुलेशन है श्रीलंका में वो क्या है, 7% तक क्या है, क्रिश्चियंस है, जो दोनों हिंदू और मुस्लिम या फिर आप बोल सकते हैं कि सिंहाला और तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। जस्ट इमेजिन दैट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। The Dutch community could take the advantage of the numeric majority and force the French and German speaking population। यहाँ तक पहले देखिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट चालू होता है, नेक्स्ट पार्ट। पहले यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। यहाँ तक आपको श्रीलंका के बारे में बताया गया है और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको यहाँ पे भी क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। इन बेल्जियम the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on French and German speaking population. This would push the conflicts among communities further. बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है वो क्या कर रहा है, अपने मेजॉरिटी में होने का क्या ले रहा है, एडवांटेज ले रहा है। और जबकि जो फ्रेंच है और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को फोर्स कर रहा है कि वो क्या करे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स करे और कम्युनिटी में क्या हो, झगड़ा हो जाए। डच क्या ले रहा है, एडवांटेज ले रहा है और फोर्स कर रहा है फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को। समझ में आ गया यहाँ तक। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। ये पैदा करता है कि अब फर्दर इन कम्युनिटीज़ में क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। समझ में आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट बात किया जाए, दिस कुड लेड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इसके कारण हमारे कंट्री यानी बेल्जियम को क्या हो सकता है, पार्टीशन भी हो सकता है। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्राज़ील्स। दोनों साइड जो है ना वो ब्राज़ील्स के ऊपर कंट्रोल करने का बोलते हैं। मतलब कौन कौन से साइड, डच हो गया और एक फ्रेंच हो गया, दोनों चाहते हैं मेरा कंट्रोल रहेगा फ्रेंच ब्राज़ील्स पे और वो कहता है मेरा रहेगा। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्राज़ील्स। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoy a bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look the happen in these country. अब यहाँ पे हमने क्या देखा, बेल्जियम की बात किया। तो बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है वो अपना क्या ले रहा है, एडवांटेज ले रहा है, अपने मेजॉरिटी में होने का एडवांटेज ले रहा है। फ्रेंच और जर्मन को फोर्स कर रहा है, और यहाँ पे फोर्स कर रहा है कि कौन रहेगा, कौन यहाँ पे फर्दर यहाँ पे ब्राज़ील्स को लेगा। मतलब कि ब्राज़ील्स को कंट्रोल में कौन लेगा, ब्राज़ील्स को कंट्रोल में फ्रेंच लेगा कि डच लेगा। इसके कारण क्या हो गया, फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे ब्रेक हो सकता था हमारे कंट्री यानी बेल्जियम में, और इसके कारण यहाँ पे पार्टीशन भी हो सकता था। अब वही श्रीलंका में बात किया जाए, जो सिंहाला कम्युनिटी है वो अपने मेजॉरिटी में रहने का बिगर एंजॉय कर रहा है, बल्कि जो आपका इंटायर कंट्री में आपका जो हो रहा है वो अब देखते हैं आगे। मतलब कि यहाँ तक हमने सिर्फ कंडीशन देखा है कि बेल्जियम में क्या हो रहा है, डच और यहाँ पे श्रीलंका में क्या हो रहा है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात किया जाए, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मतलब कि अब श्रीलंका के पार्ट को यहाँ पे आगे बढ़ाया जा रहा है, बेल्जियम को आगे लाया जाएगा। मतलब कि श्रीलंका में जब कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रेक होने लगे सिंहाला कम्युनिटी के बीच में और अदर कम्युनिटीज़ के बीच में, तो उसमें क्या किया गया था,
तो मेजॉरिटेरियनिज्म लाया गया था। इसका मतलब हम अभी देखेंगे आगे, पहले देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो पहले समझ लेते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब सिंपल से यहाँ पे देखिए आप, ये एक ऐसा बिलीफ है जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को पूरे कंट्री के ऊपर रूल करने के लिए क्या करता है, यहाँ पे एबल करता है, डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी के नीड्स और विशेष को ध्यान में न रखते हुए, मतलब कि सिर्फ मेजॉरिटी के नीड्स और विशेष को पालन करेगा और माइनॉरिटी के ऊपर देखेगा भी नहीं। उसे ये हम क्या बोलते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म। मतलब कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपना क्या बनाएगा, दबदबा बना लेगा माइनॉरिटी के ऊपर, और माइनॉरिटी को थोड़ा भी ध्यान नहीं देगा। इसी का मतलब होता है मेजॉरिटेरियनिज्म। आइए देखते हैं। श्रीलंका मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब आपको समझ आ गया होगा। मतलब कि मेजॉरिटी कम्युनिटी अपना इन्फ्लुएंस कर लेता है माइनॉरिटी के ऊपर, और माइनॉरिटी के नीड्स एंड विशेस को भी सुना नहीं जाता। श्रीलंका में क्या होता है, आइए देखते हैं। श्रीलंका इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे आता है 1948 में। जो लीडर्स होते हैं, सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over the government by virtue of the majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarianism measures to establish Sinhala supremacy. श्रीलंका में जो है ना, श्रीलंका अब इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है कि अब 1948 में, मतलब कि ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है 1948 में। जो लीडर्स हैं सिन्हाला कम्युनिटी के थे, मतलब कि जो मेजर लीडर्स हैं श्रीलंका में वो किस कम्युनिटी के हैं, सिन्हाला के, क्योंकि सिन्हाला आपका यहाँ पे मेजॉरिटी में है। और सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर से सोच रहे हैं क्या करने के लिए, कि अपना डोमिनेंस गवर्नमेंट के ऊपर, अपना राज चलाने के लिए, मतलब कि खुद का गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए सोच रहे हैं। कहाँ पे, अपना श्रीलंका में अपना मेजॉरिटी इस्टेब्लिश करने का सोच रहे हैं। इसी के कारण जो डेमोक्रेटिक आपका श्रीलंका था वो किस तरीके को अपना लेता है, वो मेजॉरिटेरियनिज्म तरीके को अपना लेता है और अपना सुपरमेसी स्टार्ट कर देता है सिन्हाला कम्युनिटी। क्या देखा हमने यहाँ पे, जो श्रीलंका है वो कब इंडिपेंडेंट होता है, 1948 में। जो मेजर लीडर हैं वो यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स हैं। जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाह रही है पूरे गवर्नमेंट के ऊपर। इसी के बाद इसका रिजल्ट यह निकला कि जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी के हटा के मेजॉरिटेरियनिज्म को ला लेता है, और इसके कारण जो सिन्हाला का सुपरमेसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी कौन है, मेजॉरिटी यहाँ पे आपका यहाँ पे सिन्हाला है। सिन्हाला मेजॉरिटी है, सिन्हाला अपना क्या कर रहा है, दबदबा बढ़ा रहा है। और माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी तमिल और क्रिश्चियन से, तमिल को क्या कर रहा है, यहाँ पे दाब रहा है, मतलब कि तमिल को इमर्ज होने नहीं दे रहा है। यही क्या मतलब हुआ आपका यहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का। नेक्स्ट बात किया जाए, 1956 में एक एक्ट पास होता है जिसमें सिन्हाला कम्युनिटी को, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 1956 द एक्ट वाज रिकॉग्नाइज द सिन्हाला कम्युनिटी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब कि सिन्हाला लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जा रहा है 1956 एक्ट के दौरान। नेक्स्ट अब आगे बात किया जाए डिसरिगार्डिंग तमिल्स, और इसमें तमिल्स का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मतलब कि उनको भी कुछ हो गया फिर नहीं। द गवर्नमेंट फॉलो द preferential policies that favored Sinhala applicants of the university position government job। जो गवर्नमेंट है वो ऐसे पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है जिससे सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटीज़ को बेनिफिट होगा। किस में बेनिफिट होगा, आपका एप्लीकेशन में, किसके लिए एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी में किसी भी पोजीशन के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिन्हाला कम्युनिटी के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पॉलिसीज़ लाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटीज़ के लिए। मतलब कि मतलब कि आपका जो तमिल है या फिर क्रिश्चियंस है इनको ध्यान में नहीं दिया जा रहा है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट सेल प्रोटेक्ट द फोस्टर बुद्धिज्म।
जो न्यू कौन सॉरी यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गया कि जो आपका सिन्हाला कम्युनिटी है वो क्या कौन सा रिलीजन फॉलो करता है। जो सिन्हाला है वो यहाँ पे फॉलो करता है बुद्धिज़्म। उसको हम सिंपली बोलते हैं क्या, फोस्टर बुद्धिज़्म। क्या बोलते हैं, फोस्टर बुद्धिज़्म। कहीं भी फोस्टर बुद्धिज़्म लिखा हुआ मिल जाए मतलब कि सिन्हाला की बात हो जा रहा है। समझ में आ गया। अगर हम बात करें एक्ट ऑफ 1956 का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक्ट ऑफ 1956 में सिन्हाला को क्या बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसीज़ बना दिए इस एक्ट में जिससे सिन्हाला कम्युनिटी को ही सिर्फ क्या मिल सकता था, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता था। और यहाँ पे क्या मिल सकता था, यूनिवर्सिटी में पोजीशन मिल सकता था। और बात किया जाए थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर फोस्टर बुद्धिज्म यानी कि सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों के लैंग्वेज को क्या किया गया, प्रमोट किया गया और प्रोटेक्ट किया गया था। एक्ट ऑफ 1956 से अगर क्वेश्चन आए तो यही 3 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट होगा आपका क्या कि आपको यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया सिन्हाला को। दूसरा पॉइंट कि गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसीज़ बनाए जिससे क्या हुआ, सिर्फ सिन्हाला स्पीकर्स को अप्लीकेंट्स को क्या मिल सका यहाँ पे, यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट जॉब में पोजीशन मिल सका। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोस्टर बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट कर रहा है और प्रमोट कर रहा है। आगे बात किया जाए तो ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन ऑफ द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। जो गवर्नमेंट ने ये सब मेजर्स लिया है मतलब कि जो आपका एक्ट ऑफ 1956 में जो चेंजेस हुए हैं इसके कारण जो तमिल्स है यानी श्रीलंकन तमिल्स है या फिर तमिल ग्रुप है वो क्या पड़ गया है, वो अलाइनेशन फीलिंग करने लगा है। मतलब कि अकेला फीलिंग करने लगा है। अलाइनेशन का मतलब हो गया क्या, अकेला, अकेला फील करने लगा है। कौन, तमिल ग्रुप। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर रिलीजन लैंग्वेज एंड कल्चर। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बात किया गया यहाँ पे कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है वो कहाँ से, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बुद्धिस्ट हैं यानी सिन्हाला लीडर्स हैं। उसी के कारण वो अपने लैंग्वेज के प्रति क्या हैं, अपने लैंग्वेज और कल्चर के प्रति सेंसिटिव है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट, discriminated against them in getting jobs and other opportunity and ignored their interest। सिन्हाला में जो तमिल ग्रुप है वो सोचने लगे कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो इनके लिए जो पॉलिटिकल राइट है और डिस्क्रिमिनेशन करने लगा है पॉलिटिकल राइट में, गवर्नमेंट जॉब में और अदर अपॉर्चुनिटी में सिन्हाला गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन करने लगा है तमिल ग्रुप्स के लिए। इसी के कारण उनका इंटरेस्ट यहाँ से क्या हो गया, हटने लगा। एज अ रिजल्ट इससे क्या मिला आपको, एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। मतलब कि जो सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या कर गया, क्रैश कर गया। मतलब कि अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। The Sri Lankan Tamil launch parties and struggles for the recognition of Tamil and official language। जो श्रीलंकन तमिल से वो क्या करने लगे, पार्टीज लॉन्च करने लगे और स्ट्रगल करने लगे तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। मतलब कि आप यहाँ पे एजिटेशन बोल सकते हैं,
मतलब कि धरना करने लगे कि तमिल को भी क्या बनाइए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए। फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। किस लिए तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए, ताकि रीजनल ऑटोनॉमी मिल सके, यानी कि हर एक क्षेत्रीय इंडिपेंडेंस मिल सके, क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता मिल सके। किसके लिए, और यहाँ पे एजुकेशन हो गया, जॉब में इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए। But their demands for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil alum in northern and eastern part of the Sri Lanka. लेकिन जो उनका डिमांड था, किसका डिमांड, किस लिए का डिमांड, तमिल ग्रुप का जो डिमांड था ना कि प्रोविंस बनाया गया है, किस लिए एक ऐसा प्रोविंस बनाया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन रहे, तमिल ग्रुप रहे, यानी कि तमिल ऑटोनॉमी रहे वहाँ पे, ये इसको डिनाई कर दिया गया। उसका डिमांड क्या था कि एक ऐसा एरिया बनाया जाए, एक ऐसा प्रोविंस बनाया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ तमिल ग्रुप रहे, तमिल ग्रुप का ऑटोनॉमी रहे। इस डिमांड को यहाँ पे डिनाई कर दिया गया। और 1980s के बाद क्या किया गया, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रहा था तमिल एलम, यानी कि तमिल स्टेट, यानी एक ऐसा स्टेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ तमिल ग्रुप रहे नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में, उसे क्या किया गया, यहाँ पे हटा दिया गया था। समझ में आ गया। तमिल एलम का मतलब कि एक ऐसा स्टेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ तमिल ग्रुप के लोग रहें। The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. ये तमिल और श्रीलंका के बीच का जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये बाद में चल के किसमें कन्वर्ट हो गया, एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ द पीपल ऑफ द बोथ द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड, यानी कि हजारों संख्या में दोनों कम्युनिटी से लोग जो है ना क्या हो गए, मर गए, यानी कि उनका डेथ हो गया। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, रेफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। बहुत से लोग, बहुत से फैमिली जो है ना वो इस कंट्री को छोड़ना चाहती थी और क्या करना, अपनी लाइवलीहुड को भी क्या कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। जो सिविल वॉर है वो सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिक लाइफ में क्या कर दिया, यहाँ पे टेरिबल पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया, टेरिबल, मतलब कि हड़तंग पैदा कर दिया लोगों के बीच में। इट एंडेड इन 2009, यानी 2009 में ये सिविल वॉर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सिविल वॉर होता क्या है, तो आइए देखते हैं सिविल वॉर का मतलब क्या है। तो सिविल वॉर सिंपली एक ऐसा टर्म है जिसको आप यहाँ पे देखेंगे तो सिविल वॉर का मतलब हो गया एक ऐसा वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट जिसमें दो ग्रुप के बीच में एक ऐसा वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो विथ इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट अपीयर लाइक अ वॉर। मतलब कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में एक ऐसा वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट जिससे लगा कि कितना बड़ा वॉर हुआ हो, इसी को हम बोलते हैं सिविल वॉर। मतलब कि दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में होने वाले वॉर को आप बोल सकते हैं सिविल वॉर। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका की बात किया कि श्रीलंका में क्या हुआ, मेजॉरिटेरियनिज्म आया। मेजॉरिटेरियनिज्म के बाद आपका एक्ट ऑफ 1956 आया। एक्ट ऑफ 1956 में आपका यहाँ पे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना गया। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे क्या किया गया, फोस्टर बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट किया गया और गवर्नमेंट ने ऐसा पॉलिसीज़ बनाए जिससे सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला ग्रुप के लोगों को क्या मिल सके, जॉब मिल सके और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए पोजीशन मिल सके। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया और यहाँ पे क्या हुआ, एक वॉर स्टार्ट हो गया सिन्हाला और तमिल के बीच में, जिसे हम बोलते हैं सिविल वॉर। तो हमने यहाँ पर अभी तक किसकी बात की, बेल्जियम की बात किया। इन दोनों का कंक्लूजन हम देखेंगे लास्ट में। पहले आते हैं अब बेल्जियम, सॉरी श्रीलंका की बात किया, अब आते हैं बेल्जियम की बात करते हैं। तो बेल्जियम में हमने कहाँ छोड़ा था, बेल्जियम में हमने देखा था कि जो यहाँ पे फ्रेंच और डच हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ने लगा है और ये टेंशन जो ब्राज़ील से उसमें और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी के कारण आगे अब जब क्या होता है आइए देखते हैं। बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में यहाँ पे एकोमोडेशन हुआ। एकोमोडेशन का मतलब आपको आगे पता चलेगा, पहले हम देखते हैं इस टॉपिक को। बेल्जियम लीडर टूक अ डिफरेंट पाथ। जो बेल्जियम का लीडर है, बेल्जियम के लीडर्स हैं वो अलग पाथ को चूज करते हैं। अकोमोडेशन इन बेल्जियम की बात किया जाए तो जो बेल्जियन लीडर्स हैं ना,
टुक डिफरेंट पाथ, वो श्रीलंका से अलग पाथ लेते हैं। मतलब कि श्रीलंका में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, सिविल वॉर हो जाता है। तो बेल्जियम में सिविल वॉर से हट के अब एक कोई दूसरा पाथ चूज करते हैं। आगे देखते हैं। दे रिकॉग्नाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चर डाइवर्सिटी बिटवीन 1917 एंड 1993। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। क्या हुआ है इनके कंट्री में, इन्होंने रीजनल डिफरेंसेस को क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया, मतलब अच्छे से समझा है, और इनके कल्चरल डाइवर्सिटी को भी समझा है। इसके बाद इन्होंने जो है ना, बेल्जियम के लोग 1970 और 1993 के दौर में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला है, संशोधित किया है उसमें, और 4 बार उसको अमेंड करने के बाद उसको ऐसे अरेंज किया है कि हर कोई एक ही कंट्री में बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के रह सके। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ वेरी इनोवेटिव। जो अरेंजमेंट उन्होंने किया वो बहुत ही क्या था, इनोवेटिव था। हियर आर द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। सो क्या क्या अरेंजमेंट किया है वो अब देखते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच इन द फ्रेंच स्पीकिंग ministers shall be equal to the central government should some same special laws require the support of majority of members from each linguistic group, thus no single community can make decision unilaterally। क्या हुआ है आइए देखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है ना, उनको इक्वल कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब कि सेंट्रल में जो है ना, डच जितना रहेगा उतना ही फ्रेंच रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कर दिया है कि सेंट्रल में कॉन्स्टिट्यूशन ने डच इज इक्वल टू फ्रेंच कर दिया है, फ्रेंच मिनिस्टर्स। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड, कुछ स्पेशल लॉज भी बने हैं मेजॉरिटी के सपोर्ट में। फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, हर एक लिंग्विस्टिक दो, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। कुछ लॉज भी बने हैं मेजॉरिटी मेंबर्स और लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए। मतलब कि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी अपना डिसीजन ले नहीं सकता यूनिलैटरली, मतलब कि अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, दोनों कम्युनिटी का अप्रूवल चाहिए होगा डिसीजन लेने के लिए। मतलब पहला क्या देखा आपने, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वल कर दिया है। सेंट्रल में क्या रहेगा, डच जितना है उतना ही फ्रेंच पॉपुलेशन भी रहेगा। दूसरे चीज़ की बात करें तो मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि आप ब्रजल्स को जानते हैं, आप वही क्या हुआ है यहाँ पे, जितना पावर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे रहेगा ना, उसमें से कुछ पावर किसको दे दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है कंट्री के। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं सुनेगा स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा चेंज ये किया गया है कि जो पावर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर में से थोड़ा पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा, और उसका सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा, उसका काम नहीं सुनेगा, उसका नौकर नहीं बन के रहेगा। ब्राज़ील हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। फ्रेंच स्पीकिंग एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्राज़ील बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन, कहाँ पे, इन एडॉप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात किया जाए ब्राज़ील से, यानी कि आप कैपिटल में बात करें तो जो ब्राज़ील है वो एक्सेप्ट कर लिया है। ब्राज़ील गवर्नमेंट जो है ना वो सेपरेट कर दिया है गवर्नमेंट को दोनों कम्युनिटी में। मतलब कि जो फ्रेंच है वो इक्वल रहेगा, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है ना वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा ब्राज़ील में, क्योंकि जो डच स्पीकिंग है वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सिंपली ये समझिए कि जितना फ्रेंच है उतना ही डच है यहाँ पे ब्राज़ील में। उसके बाद अब नेक्स्ट बात की जाए, अभी तीनों को मैं समराइज कर दूंगा, आगे बात किया जाए अगर अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पे तीसरा काइंड ऑफ गवर्नमेंट को भी लाया गया है जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब हो गया
कि ये लैंग्वेज या फिर कल्चर के रिलेटेड इश्यूज़ को के ऊपर काम करेगी। जैसे अब डच कम्युनिटी हो गया, फ्रेंच कम्युनिटी हो गया, जर्मन कम्युनिटी हो गया, ये मैटर नहीं करता कि कहाँ पे रहते हैं। अगर गवर्नमेंट में कोई भी कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड इशू आता है तो इस इशू को हैंडल कौन करेगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब हो गया लैंग्वेज, कल्चर और कौन सा लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करने वाला गवर्नमेंट, उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तीसरा काम ये हुआ कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को लाया गया। आइए तीनों को समराइज करते हैं। तो एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। पहली बार में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया कि जो सेंटर में आपका जो फ्रेंच होगा वो डच के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी बार की बात करें तो दूसरी बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को, 2 रीजन में जो स्टेट गवर्नमेंट है सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा। दूसरी बात ये हुआ कि जो सेंटर का पावर है वो क्या होगा? थोड़ा बहुत स्टेट को भी दिया जाएगा और स्टेट सेंटर का सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा, मतलब उसका ऑर्डर का पालन नहीं करेगा। तीसरी बात ये हुआ कि ब्रजल्स में सेपरेट गवर्नमेंट किया गया, सेंटर का अलग और स्टेट का अलग। जितना भी ब्रजल्स में जितना फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं उतना ही क्या रहेंगे? डच स्पीकिंग लोग भी रहेंगे। मतलब कि तीनों क्या किया? इक्वल कर दिए गए इन दोनों लोगों को। समझ में आ गया। अब चौथा बात ये रहा है कम्युनिटी गवर्नमेंट को लाया गया था। अब बात करते हैं आगे की। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो बेल्जियम मॉडल है वो क्या है? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा। इट indeed is very complicated even for the people living in Belgium, but these arrangements have worked well for they help to avoid civic strife between two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. क्या बात कहा जा रहा है? जो ब्रजल्स का मॉडल है, बेल्जियम का जो मॉडल है वो क्या है? कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं बेल्जियम में, वो थोड़ा सा आपको दिख सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो। लेकिन जो अरेंजमेंट किया गया है बेल्जियम में ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, वो बहुत ही हेल्प किया है कि वो सिविक वॉर या सिविक स्ट्राइफ को क्या करे? अवॉइड करे। मतलब कि लोगों के बीच झगड़ा ना हो, 2 कम्युनिटीज़ के बीच झगड़ा ना हो, जो कि पॉसिबल डिवीज़न लिंग्विस्टिक लाइन से हो गया है। और ये यूरोप को क्या किया? हेल्प किया है। और अगर कोई भी यूरोप में यूरोपियन यूनियन बनाना चाहता है तो उसका हेडक्वार्टर अब ब्रजल्स को बना दिया गया है। मतलब कि अकोमोडेशन करके बेल्जियम में 2 कम्युनिटीज़ को बीच होने वाले टेंशन को क्या कर दिया? रोक दिया गया है। और वहीं आप श्रीलंका में देखें तो श्रीलंका में क्या किया गया? दोनों के बीच में वॉर कराया गया और सिविल वॉर हो गया था। यहाँ पे आपको कंक्लूजन दिया गया है कि हमने क्या यहाँ पे सीखा बेल्जियम और श्रीलंका के स्टोरी से। तो आपको यही बताया जाएगा कि जो डेमोक्रेसी है यहाँ पे बेल्जियम में, वो पावर शेयर कर दिया सेंटर और स्टेट से। पावर शेयरिंग करने से इनको क्या मिल गया है? यहाँ पे अकोमोडेट हो गए हैं, मतलब कि सबको इक्वल राइट मिल रहा है। इसके कारण यहाँ पे वॉर से बच गया है। वहीं आप श्रीलंका में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ? मेजॉरिटी कम्युनिटी ने क्या किया? डोमिनेंस अपना इस्टेब्लिश कर दिया और माइनॉरिटी को छोड़ दिया। इसके कारण यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे वॉर हो गया था। यही आप सिंपल से यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे आते हैं मेन पॉइंट पे। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ये अगर क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ से आपको पॉइंट्स बना कर लिखना है। आइए समझते हैं। डज 2 डिफरेंट सेट ऑफ द रीजन कैन बी गिवन द फेवर ऑफ द पावर शेयरिंग। फर्स्टली यहाँ पे आपको 2 रीजन दिया गया है पावर शेयरिंग के फेवर में। पहला रीजन क्या है? प्रूडेंशियल रीजन। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग यहाँ पे डिज़ायरेबल है, क्योंकि डिज़ायरेबल का मतलब क्या है? सही है। पावर शेयरिंग यहाँ पे डिज़ायरेबल इसलिए है क्योंकि ये 2 ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने से बचा देता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है वो वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश कर सकता है। मतलब कि वायलेंस यानी कि दंगा मचा सकता है और पॉलिटिक्स जो है ना वो स्टेबल नहीं रहेगा। इसीलिए हम पावर शेयरिंग के दौरान ये सब हट जाता है। मतलब कि वायलेंस का चिंता खत्म होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी कुछ नहीं होता है। पावर शेयरिंग क्या है? गुड रास्ता, अच्छा रास्ता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। इम्पोजिंग द विल मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर may look like an attractive option in the short run,
बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है ना, वो अदर कम्युनिटी को अट्रैक्टिव ऑप्शन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए क्या करता है, मेजॉरिटी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए क्या करता है, वो नेशन कम्युनिटी को चाहता है। आगे बात किया जाए, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेटिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन अफेक्ट मेजॉरिटी एडवर्सली एज वेल। आप इसको स्किप कर सकते हैं। पहला रीज़न अगर आपसे पूछा जाए तो पहला सिंपली ये बोलिएगा कि जो पावर शेयरिंग है वो क्या है, गुड है, क्योंकि वो हेल्प करता है यहाँ पे किसको रिजॉल्व करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है ना उसको यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे माइनॉरिटी से क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होने से रोक लेता है। अगला बात किया जाए जो सेकेंड रीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डीपर रीज़न है, वो क्या है, पावर शेयरिंग गुड। डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग है वो वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या है, डेमोक्रेसी का स्पिरिट है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इस पैराग्राफ को पढ़ने से बढ़िया मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको प्रूडेंशियल रीज़न आ जाए तो क्या लिखना है। आइए, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, आप शॉर्ट नोट्स की तरह इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन आपसे रहेगा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो आइए देखते हैं। तो पहला रीजन आप लिखेंगे प्रूडेंशियल रीजन। कौन सा रीजन, प्रूडेंशियल। तो प्रूडेंशियल रीजन में पहला पॉइंट आपका रहेगा कि ये क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर देता है, जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं। इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, यहाँ पे आप पहला पॉइंट जो है ना यहाँ से आप लिख दीजिएगा, इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। दूसरे पॉइंट की बात किया जाए तो ये क्या करता है, वायलेंस को अवॉइड करता है। सिंपली आप लिखिए अवॉइड्स वायलेंस। आप कहेंगे आप तो एनसीईआरटी के बाहर बता रहे हैं, आपको यहाँ पे दिखा हुआ है क्या, वायलेंस को क्या करता है, अवॉइड करता है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको सिंपल सा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आ गया? आप थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट सिंपली आप लिखेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंश्योर करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है को क्या करता है, मजबूत करता है या फिर बनाए रखता है। समझ में आ गया? अगर मोरल रीजन की बात की जाए, मोरल रीजन में सिंपली आप जानते हैं डेमोक्रेसी क्या है, सॉरी जो पावर शेयरिंग क्या है आपका, पावर शेयरिंग यहाँ पे डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, क्या है, डेमोक्रेसी का स्पिरिट यहाँ पे पावर शेयरिंग है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कौन है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे पावर शेयरिंग है। दूसरे पॉइंट की बात किया जाए, जो पावर शेयरिंग है, जो पावर है वो शेयर होता है किसके बीच में, डेमोक्रेसी के लोगों के बीच में, डेमोक्रेसी के लोगों के बीच में। पावर जो है ना, शेयर बिटवीन पीपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लोगों के बीच में क्या होता है, पावर शेयर होता है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट है, मतलब कि पीपल्स ओन गवर्नमेंट है। जब पीपल चाहे तो उसको चेंज कर सकता है, जब उसको डिमांड को मानेगा तो वो उसको चेंज नहीं करेगा, जब डिमांड को नहीं मानेगा तो चेंज कर देगा। पावर शेयरिंग के कारण जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्या बन गया है, लेजिटिमेट बन गया है। लेजिटिमेट का मतलब होगा पीपल्स ओन गवर्नमेंट, लोगों का गवर्नमेंट है यहाँ पे। तो प्रूडेंशियल और मोरल रीजन, दो रीजन आपको लिखना होगा, पहला प्रूडेंशियल होगा और दूसरा मोरल रीजन होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसको अगर आप स्किप कर गए तो 2 से 3 नंबर आपका चला जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, इस पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वही बताया जाएगा कितने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं कि हमको यहाँ पे 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ना है। कौन कौन से फॉर्म हो गए, पहला फॉर्म हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।
दूसरा फॉर्म है वर्टिकल, तीसरा फॉर्म है बिटवीन सोशल ग्रुप, यानी पावर शेयरिंग करेंगे डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में, और चौथा शेयरिंग है वो क्या है, बिटवीन प्रेशर ग्रुप, इसके बीच में प्रेशर ग्रुप। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की बात करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको यही पता चलेगा, तो कृपया करके आप डायरेक्ट आइए इस पे, चाहे तो पढ़ ही देते हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज एज द ऑपोजिशन ऑफ द नेशन इन अनइन्वेडेड political power for a long time believe the power government must reside of one person or group of person located at once। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा खास बताया नहीं जा रहा है, इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। हम डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। कौन सा पावर शेयरिंग है, यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कैसे की जाती है। तो हॉरिजॉन्टल जो पावर शेयरिंग है, इसमें हम पावर को शेयर करते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आपका लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। ये तीन यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। कौन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। Let us call the horizontal distribution of the power because it allowed different organ of the government placed at the same level to exercise different power। इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अलग अलग ऑर्गन है गवर्नमेंट के, वो एक ही पावर पे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही पावर पे बैठे हुए भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग काम को कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्योंकि तीनों के पास पावर क्या है, पावर तीनों के पास सेम है और काम ये अपना वैसे ही कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। सच अ सेपरेशन इंश्योर द नॉन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इसके कारण जो है ना, कोई भी अपना पावर क्या करता है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता या फिर अनलिमिटेड पावर का यूज़ नहीं करता है। क्योंकि अगर तीनों सेम पावर पे बैठे हैं, क्या हुआ, अगर तीनों सेम पावर पे बैठे हैं, अगर ये वाला कुछ गलत करेगा तो ये दूसरा देखेगा इसको तो क्या बोलेगा ज़रूर। अगर ये गलत करेगा तो ये दोनों बोलेंगे, अगर ये करेगा तो ये दोनों बोलेंगे। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को यूज नहीं करता है। ईच ऑर्गन चेक द अदर, हर एक ऑर्गन दूसरे को चेक करता है। इसी के कारण पावर जो है ना वो बैलेंस रहता है इंस्टीट्यूशन में। लास्ट ईयर वे स्टडी दैट द डेमोक्रेसी, यानी कि हम क्लास 9 में क्या पढ़े थे, जो डेमोक्रेसी है, इवन थ्रो मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज द पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। ये आप स्किप कर सकते हैं, आगे बात कर लेते हैं। सिमिलरली ऑल द जजेस द अपॉइंटेड द एग्जीक्यूटिव दे कैन बी चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे अगर कोई भी पावर अगर मिसयूज करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों बोल सकते हैं, और अगर ये करेगा तो ये बोल सकते हैं, ये करेगा तो ये दोनों बोल सकते हैं। इसीलिए ना हम इसको क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्योंकि पावर क्या रहता है, पावर यहाँ पे बैलेंस रहता है और सभी एक दूसरे पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसलिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है, जो पावर है वो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच शेयर किया जाता है। आगे बात करें ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आपका हो जाएगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे प्लेस है, एक ही लेवल पे प्लेस है और वो अपने पावर को क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज यानी कि यूज कर रहे हैं। एज अ सेपरेशन जो है ना, कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक ऑर्गन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। इसके कारण जो पावर है वो बैलेंस रहता है। इसलिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट यानी सेकंड, जो कि है वर्टिकल पावर शेयरिंग। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अगर गवर्नमेंट के लेवल पे पावर शेयर किया जाए तो उसे हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। और लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन से हैं, इंटायर द कंट्री सच एज द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल। पहला लेवल कौन सा है, प्रोविंशियल या फिर रीजनल लेवल।
मैं आपको लेवल के बारे में बता देता हूँ। लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन से हो जाएंगे। पहला लेवल होता है यूनियन लेवल यानी कि सेंट्रल लेवल, दूसरा होता है स्टेट लेवल और तीसरा होता है लोकल लेवल। इन्हीं को हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके पास ज़्यादा पावर होता है, इसके पास उससे थोड़ा सा कम, इसके पास उससे थोड़ा सा कम पावर। जब हम लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच शेयर करते हैं तो उसे हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। अगर हम जिस भी गवर्नमेंट सिस्टम में यहाँ पे पावर वर्टिकली शेयर होता है उस सिस्टम को हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इंडिया का एग्जांपल आप ले सकते हैं। इंडिया में भी क्या है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग चलता है और हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी चलता है। इन इंडिया वी रिफर्ड इट द सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं पहले लेवल को। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री। जो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट है वो अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे इंडिया में हम उसको स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। दिस सिस्टम नॉट फॉलोड बाय ऑल कंट्री। इस सिस्टम को और भी कंट्री के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है। देयर आर मैनी कंट्री, कई सारे कंट्री है वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पे प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है। बट इन दोज कंट्री like ours where there are different levels of the government, the constitution clearly lays down the power of different level of the government. This is what did Belgium बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। बट बात किया जा रहा है यहाँ पे कि जैसे हमारे कंट्री में पावर को शेयर किया गया है अलग अलग लेवल्स के बीच में, वही चीज़ कहाँ पे हुआ है, बेल्जियम में हुआ है, जिसके कारण बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुआ है। पावर शेयरिंग के कारण बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट रुक गया है और वही श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं किया गया है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। इसे हम फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर कहते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के भी नीचे एक और लेवल को दिया गया जिसमें आपका म्यूनसिपाल्टी और पंचायत आ जाता है, इसको हम लोकल लेवल के नाम से जानते हैं। और इस वर्टिकल डिवीजन में सबसे लोअर पे आता है कौन सा, आपका थर्ड लेवल। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। इसको आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वही आपका लिखा हुआ है। थर्ड लेवल कौन सा है, थर्ड लेवल यहाँ पे आपका है लोकल लेवल, जिसमें आपका म्यूनसिपाल्टी और पंचायत आ जाता है। तीसरे की बात किया जाए तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। जैसे कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में अगर पावर को शेयर किया जाए तो इसे हम बोलते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे अगर ग्रुप बन जाए तो इसे हम लिंग्विस्टिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको बेल्जियम में लिया गया था और ये बहुत ही क्या है बढ़िया एग्जांपल है। इन सम कंट्रीज देयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाई सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गया है, जिससे वो क्या कर रहा है, पावर को शेयर कर दे रहा है अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में। क्योंकि अगर कोई भी ग्रुप अपना पावर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट उन सब मुद्दों पे क्या करता है, देखता है। लास्ट ईयर मतलब कि पिछले साल हमने क्या पढ़ा था 9th में, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू diverse social group who otherwise would feel alienated from the government. This method give minority community, इस मेथड से जो है ना माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी चांस मिलता है क्या करने के लिए, ग्रो होने के लिए। समझ में आ गया। अब चौथे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात किया जाए तो पावर शेयरिंग जो कि प्रेशर ग्रुप के बीच में शेयर किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज और मूवमेंट होते हैं उनकी बात किया जा रहा है। In a democracy, the citizen must have the freedom to choose among various contenders for power. डेमोक्रेसी के अंडर सिटीजन के पास फ्रीडम होता है कि अलग अलग कॉन्टेंडर्स को चूज करे पावर के लिए। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी, कंटेम्प्रेरी में आप देखेंगे कि दिस टेक द फॉर्म ऑफ competition among different parties. Such competition ensure that the power does not remain at the one hand.
यहाँ पे देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टोरी फॉर्म में दिया हुआ है। मैं आपको इसका नोट्स बनवा देता हूँ। क्या नोट्स, आइए यहाँ पे हम क्या डालते हैं, फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग में जो तीसरा और चौथा फॉर्म से इसका हम नोट्स बनाते हैं। आइए तो आइए हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग कहाँ पे, इन सोशल ग्रुप। आप इसका नोट्स मेरे साथ साथ बना सकते हैं। तो सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं, किसके बीच में, सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग। तो नोट्स आप चाहें तो बना सकते हैं मेरे साथ साथ, वरना आपकी मर्जी। तो आइए, तो सोशल ग्रुप में पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट आप सिंपली लिखेंगे जो पावर है ना शेयर किया जाता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप में, सिंपली लिखेंगे पावर इज शेयर्ड बिटवीन religious and linguistic group। religious and linguistic groups। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में पावर पे क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप ले लेंगे क्या, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा बेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए, पावर शेयरिंग इन सोशल ग्रुप में जो पावर होता है वो शेयर किया जाता है कहाँ पे, सोशली वीकर सेक्शन में, मतलब कि जो सामाजिक वीकर सेक्शन है उनके बीच में भी शेयर किया जाता है। लिखेंगे पावर इज शेयर्ड बिटवीन पावर इज शेयर्ड विथ, किसके साथ किया जाता है, सोशली वीकर सेक्शन, किसके साथ, सोशली वीकर सेक्शन। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप किसका, आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप शेयर कर देते हैं पावर SC ST कम्युनिटी से, आप OBC कम्युनिटी और भी बहुत सारे माइनॉरिटीज से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड पॉइंट कह देते हैं। अब लास्ट यानी थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है, जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है जॉब्स और इलेक्शन में। सोशल ग्रुप में जब हम पावर शेयर करते हैं ना, तो इसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है कहाँ पे, जॉब्स और इलेक्शन में। रिजर्वेशन प्रोवाइडेड इन द जॉब्स एंड इलेक्शंस, सिंपली लिखेंगे रिजर्वेशन is provide in jobs and इलेक्शन। जॉब्स और इलेक्शन में क्या मिलता है, यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशल ग्रुप में पावर शेयर किया जाता है। लास्ट पॉइंट की बात किया जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम क्या दें, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट सोशल ग्रुप को, यानी अलग अलग सोशल ग्रुप को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में। इट्स ऑब्जेक्टिव टू गिव its objective was give equal opportunity इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। यही क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। किसको मिले, टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स।
अलग अलग सोशल ग्रुप को क्या मिले, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, यही क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है। चाहे नोट करना तो नोट कर सकते हैं। आते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे, जो कि है पावर शेयरिंग का चौथा यानी लास्ट फॉर्म, पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल ग्रुप्स। किसके बीच में? हम प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग करेंगे। तो आइए यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं आप, पावर शेयरिंग बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स। पावर शेयरिंग कहाँ पे करेंगे? प्रेशर ग्रुप्स के साथ। तो पहले देखना पड़ेगा कि प्रेशर ग्रुप होते क्या हैं, तो आइए हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका क्या होगा यहाँ पे, आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे, कलर अच्छा चूज कर ले थोड़ा। तो आइए, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में। तो पहला पॉइंट आप लिख देंगे क्या, कि डेमोक्रेसी में क्या होता है आपका, जो डेमोक्रेसी है उसमें जो पीपल है वो चूज करते हैं लीडर्स को। किसके थ्रू चूज करते हैं? वोटिंग के थ्रू चूज करते हैं। और वो लीडर क्या करते हैं? पार्टी में आते हैं और इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन को लड़ते हैं और पॉलिटिकल पावर को ले लेते हैं। पहला पॉइंट आपका यही रहेगा। इन डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर लीडर्स, people choose their leaders पीपल क्या करते हैं? अपने लीडर को चूज करते हैं। और लीडर्स क्या करते हैं? लीडर को चूज करते हैं थ्रू वोटिंग। और वोटिंग से चूज करने के बाद एंड पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन टू होल्ड पॉलिटिकल पावर। कंटेस्ट इलेक्शन टू होल्ड पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर को लेने के लिए क्या करते हैं? कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन को। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, जब दो या फिर दो से ज़्यादा पार्टी आते हैं इलेक्शन को लड़ने के लिए, तो ये क्या बना लेते हैं? अलायंस को बना लेते हैं। और ये जो अलायंस होता है जब इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन लड़ने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद, उसे हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। व्हेन टू और मोर देन, सॉरी, सिंपली आप लिखेंगे क्या, व्हेन टू और मोर पार्टीज came together and contest election by forming alliance। क्या बना के? by forming alliance। आफ्टर विनिंग इलेक्शन इनको क्या जाना जाता है? कोएलिशन गवर्नमेंट के नाम से। आफ्टर विनिंग इलेक्शन इलेक्शन को जीतने के बाद इन्हें हम कोएलिशन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, यानी लास्ट पॉइंट। तो प्रेशर ग्रुप होते क्या हैं? तो प्रेशर ग्रुप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि फार्मर्स, बिजनेसमैन और वर्कर के द्वारा फॉर्म किया जाता है और ट्रेडर के द्वारा। और ये फॉर्म किया जाता है ताकि वो अपने राइट्स के तरफ फाइट कर सकें। प्रेशर ग्रुप्स आर द ऑर्गेनाइजेशंस। प्रेशर ग्रुप क्या है? प्रेशर ग्रुप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज फॉर्म्ड बाय द दैट आर फॉर्म्ड बाय द
by farmers, बिजनेसमैन, और आप क्या बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं ट्रेडर्स, वर्कर्स, टू फाइट एटसेट्रा, टू फाइट फॉर देयर राइट्स। समझ में आ गया प्रेशर ग्रुप कौन कौन से हैं। तो हमने यहाँ पे दो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को कवर किया है। पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आपका है क्या, सोशल ग्रुप्स के बीच में, और दूसरा आपका यहाँ पे है क्या, पहला आपका है सोशल ग्रुप के बीच में, दूसरा आपका है प्रेशर ग्रुप के बीच में। दोनों के लिए हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखा है, बहुत आसान आसान पॉइंट। आप इसको लर्न करेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है यहाँ पे ये भी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा आपको यहाँ तक। अब मिलेंगे हम कहाँ पे, मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लिए थैंक यू, मिलेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं आप हिस्ट्री से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।